नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हैं शिवम सर मैकेनिकल का ये नया चैनल। और गाइस यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 30 मिनट में 30 क्वेश्चन को सॉल्व, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से सारे होने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाएं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस टाइम लिमिट के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टाइम लिमिट के अंदर इसके आंसर जानेंगे, प्रॉपर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा, साथ में आपको लॉजिक भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट्स भी सिखाऊंगा। तो जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। धमाकेदार सेशन होने वाला है और सबसे पहले आप लोगों को जो सबसे पहला क्वेश्चन मिलना है वो है ये क्वेश्चन। आप लोगों को दिख रहा होगा, कह रहा है स्ट्रेन रोजेट्स आर जनरली यूज्ड फॉर। ये वाला क्वेश्चन तमिलनाडु पीएससी में भी पूछा गया और स्ट्रेन रोजेट का एक क्वेश्चन है। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि जो स्ट्रेन रोजेट होते हैं वो बेसिकली आप लोगों के लीनियर स्ट्रेन को मेजर करने के लिए होते हैं। ठीक है, लीनियर स्ट्रेन अगर बोला जाए तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी होते हैं, और इसी पे ही आप सभी लोगों को पता है कि जब भी कभी कोई कर्व सरफेस आपको देखने के लिए मिलती है तो कर्व सरफेस पे आप लोगों को यहां पर वो वैल्यूज देखने के लिए मिल जाएंगी, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कर्व सरफेस होगी ऐसी, तो यहां पर ही आप लोगों का स्ट्रेन रोजेट लगाया जाएगा। और ये जब भी कभी कर्व सरफेस एक्सपैंड होगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी, वहीं पर ही आप लोग इसका लीनियर स्ट्रेन दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आप इसका मेजर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है इफ द वायर हैविंग सम रेडियस आर स्ट्रेस्ड बाय डबल ऑफ इट्स इनिशियल लोड देन इट्स यंग्स मॉडुलस विल बी। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, यंग्स मॉडुलस मतलब मुझे ये वाली चीज बहुत अच्छे से पता है कि यंग्स मॉडुलस मतलब ई के बारे में बात कर रहा है, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। और यहां पर आप सभी लोगों को पता है कि यंग्स मॉडुलस क्या है, एक प्रॉपर्टी है। तो अगर यंग्स मॉडुलस प्रॉपर्टी है तो मेरे लोड के घटाने या बढ़ाने से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर जो बोल रहा है कि वायर है जिसकी रेडियस कुछ आर दी हुई है और उसको मैंने स्ट्रेच किया है बाय डबल ऑफ इट्स इनिशियल लोड, इनिशियल लोड से डबल का लोड लगा करके मैंने इसे स्ट्रेच करा है, तो उसका यंग्स मॉडुलस क्या होगा? कोई चेंज आएगा? बिल्कुल भी चेंज नहीं आने वाला। मतलब क्या होगा? रिमेन्स अनअफेक्टेड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ओके, क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ अ स्टील मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर राइज, मतलब कोई एक स्टील मेंबर है जिसको मैं गर्म कर रहा हूं। टेम्परेचर राइज कहने का मतलब है मैं गर्म कर रहा हूं। अगर मैं इसे गर्म कर रहा हूं देन एंड लाइकली टू एक्सपैंड फ्रीली देन इट विल डेवलप। अब देखो गाइस, यहां पर सबसे पहले जो एक भी स्टूडेंट होंगे वो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन में देखेंगे कि अच्छा ये यहां पर एक्सपैंड फ्रीली लिखा हुआ है, देयर विल बी नो स्ट्रेस, और अगर होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। लेकिन नहीं, थर्मल स्ट्रेस आंसर गलत है, टेंसाइल स्ट्रेस आंसर गलत है, कंप्रेसिव स्ट्रेस आंसर गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्मल स्ट्रेन। भाई स्ट्रेस नहीं आएगा, राइट बिल्कुल। अगर ये फ्रीली जा रहा है तो फ्रीली जाने पे कोई स्ट्रेस होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, कोई स्ट्रेस तो नहीं होगा। लेकिन सर जी अगर स्ट्रेस नहीं है तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यहां पर स्ट्रेन नहीं आएगा? स्ट्रेन तो आएगा भाई, एक्सपैंड हो रहा है मटेरियल, तो वहां पर स्ट्रेन आएगा। और कौन सा स्ट्रेन आएगा? थर्मल स्ट्रेन आएगा। ऑल तो देखा जाए तो लीनियरली बढ़ता है, लेकिन उसको हम थर्मल स्ट्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हीट की वजह से आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। Now the question is saying that the ratio between tensile stress and tensile strain or compressive stress and compressive strain is termed as। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, खूबसूरत सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इन्होंने सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में नहीं, कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेन के बारे में भी बात करी है। मतलब कि यहां पर इसका आंसर क्या होगा? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? बिल्कुल भी नहीं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही एक ऐसी चीज है जो बताती है कि ई इज नथिंग बट इट इज नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। अब ये नॉर्मल स्ट्रेस कंप्रेसिव नेचर का है या टेंसाइल नेचर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Now the question is saying that the linear relationship between the stress and strain for a bar in a simple tension or compression is expressed
विद द स्टैंडर्ड नोटेशन बाय द इक्वेशन। अभी अभी मैंने आप लोगों को इक्वेशन दिखाई थी जहां पर मैंने क्या लिखा था, E की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। अब इन्होंने यहां पर सिग्मा की वैल्यू पूछ ली है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लाल, एप्सिलॉन को इधर लेके आओ, मतलब स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Now the question is saying that after which point of the stress strain diagram does metal cutting start? कह रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके बाद मेटल कटिंग शुरुआत होती है। अब देखो क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, लेकिन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जो मेटल कटिंग है वो इन्होंने डाल दिया। अब इसमें अगर इन्होंने मेटल कटिंग के बारे में बात करी है तो क्या मैं यहां पर ये वाली बात बोल सकता हूं कि भाई मेटल कटिंग स्टार्ट होगी जब मेटल कट हो रहा होगा। मेटल कट होना मतलब मटेरियल का फेल हो जाना, और मटेरियल का फेल होता है जब मटेरियल में फ्रैक्चर आ जाए। तो कुछ फ्रैक्चर ऐसा वर्ड अगर कहीं दिखाई दे तो लगा देना, प्रोपोर्शनल पॉइंट काट दो, अल्टीमेट पॉइंट काट दो, फ्रैक्शनल पॉइंट है, फ्रैक्चर पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Now the question is saying that true stress experienced by a material is, अब जो true stress है, राइट, जब मैं ट्रू स्ट्रेस के बारे में बात करूंगा तो अब यहां पर इंजीनियरिंग स्ट्रेस भी आ गया। अब ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस, अगर आपने मेरे कभी पुराने सेशन देखे होंगे अदर ऑर्गेनाइजेशंस के भी, तो आप सभी लोगों को ये वाली बात पता होगी कि जब मैं ट्रू स्ट्रेस की बात करता हूं ये क्या है, लव मैरिज, और जब मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करता हूं ये क्या है, अरेंज मैरिज, है ना। तो जब भी कभी मैं बात करूंगा ट्रू स्ट्रेस की तो उसमें जो मटेरियल है वो क्या लिखा है, ट्रू स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड बाय अ मटेरियल इज डैश देन द इंजीनियरिंग स्ट्रेस एट द गिवन लोड। कह रहा है कि भैया जो स्ट्रेस होगा, आप तुम्हें एक बात बहुत सिंपल सी बताना, ठीक है, अरेंज मैरिज में ज्यादा स्ट्रेस होती है कि लव मैरिज में? ऑब्वियसली लव मैरिज में। मैंने आपको सिखाया था ट्रू स्ट्रेस लव मैरिज और इंजीनियरिंग स्ट्रेस आप लोगों की अरेंज मैरिज। तो भैया लव मैरिज में ज्यादा स्ट्रेस होती है, तो मतलब अगर बोल रहा है ट्रू स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय अ मटेरियल इज, तो क्या होना चाहिए आंसर, हायर। तो यहां पे भैया ज्यादा होगा। ओहो, मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा हो रहा है? चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गिरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट इफ अ मटेरियल इज हीटेड अप, अब मटेरियल को गर्म कर दिया गया, इलास्टिक मॉडुलस पे क्या फर्क पड़ेगा। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आप लोगों से वाला क्वेश्चन करा था जहां पर मैंने बताया इलास्टिक मॉडुलस एक प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरे लाल जब तुम मटेरियल को हीट दे रहे हो, और जब भी कभी हम मटेरियल को हीट देते हैं ना, तो हीट देते समय पता है क्या होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी ही बदल जाती है, मतलब मटेरियल ही चेंज हो जाता है। अरे यार तुम ये देखो ना, मटेरियल साइंस में हम लोगों ने अल्फा आयरन पढ़ा, गामा आयरन पढ़ा, डेल्टा आयरन पढ़ा है, क्या मटेरियल ही तो है, सेम आयरन ही तो है। गर्म करते हुए जा रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी बदलती हुई जा रही है, तो जब उसकी प्रॉपर्टी बदल रही है तो प्रॉपर्टी बदलेगी, और अगर प्रॉपर्टी बदल रही है तो यहां पर इलास्टिक मॉडुलस क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, रिमेन कांस्टेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो मतलब मुझे ये चीज तो समझ में आ गई कि रिमेन कांस्टेंट तो आंसर नहीं है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं है। अब बचा क्या, इंक्रीज होनी चाहिए या फिर डिक्रीज होनी चाहिए। तो देखो यहां पर मुझे पता है यंग्स मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, राइट। ये वाली बात क्लियर है, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है। अब तुम एक बात समझना जो मैं तुमसे बोल रहा हूं, यहां पर इन्होंने बोला हीट दिया जा रहा है, अगर मैं हीट दूंगा तो मटेरियल क्या होगा, मटेरियल आप लोगों का डक्टाइल होगा नेचर में। कैसा होगा, डक्टाइल होगा। अगर मटेरियल डक्टाइल हो रहा है, नेचर मटेरियल का डक्टाइल है, मतलब इलोंगेशन बढ़ेगी, इलोंगेशन बढ़ेगा तो इसका स्ट्रेन बढ़ेगा, और अगर स्ट्रेन बढ़ेगा तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पर ताला लगाइए, आगे बढ़ जाइए। अगली क्वेश्चन में आपका रात आंकड़ा है, और अगला क्वेश्चन ओ हो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द स्ट्रेस इज द प्रेशर पर यूनिट एरिया, गलत, रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। रेजिस्टेंस, जब तक इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा स्ट्रेस आएगा नहीं। तो पहला तो भाई साहब आप लोगों का करेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद कह रहा था स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन एमएम, स्ट्रेन जो होता है आप लोगों का यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, तो ये भी गलत हो गया। हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू द ब्रेकिंग पॉइंट, बिल्कुल गलत, ये होता है प्रोपोर्शनल पॉइंट तक, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। अब ए बी सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी 100% करेक्ट होगा। पढ़ना हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ भी लेते हैं। कह रहा है दैट
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, ऑल्दो ये भी गलत है। हाँ, प्रोपोर्शनल लिमिट इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, लेकिन अब प्रोपोर्शनल नहीं दिया है तो हम लोग इलास्टिक पे चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बढ़िया लगता है, पकड़ के खींच ले रहा है अगला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ गिवन मटेरियल यंग्स मॉडुलस इज 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 80 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट्स पॉइजंस रेशियो विल बी। ओके, तो अगर मैं देखूं तो यहां पर आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 80 और 200 है, तो 200 में से 2 गया तो बचा 100, 100 बटा 80, 10 बटे 8, 1.25, 0.25 विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो मैंने निकाला कैसे, इतना फटाफट से, अगर आप लोगों को कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कैसे निकालोगे, ये देखो। तो मुझे फॉर्मूला पता है कि जो ई की वैल्यू होती है, मैं कलर बदल लेता हूं, सेम सेम कलर है तो तुम लोग को मजा भी नहीं आ रहा होगा। ये कलर ले लें क्या, थोड़ा ब्राइट येलो ब्राइट दिख रहा है, अब दिख रहा है। ओके, तो अगर ई की वैल्यू की बात करें तो ये क्या होता है, 2g 1 प्लस म्यू, यही वैल्यू होती है। ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 200 दी हुई है, यहां पर 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 80 दी हुई है, और ये क्या है 1 प्लस म्यू, यही है। अब देखो मुझे 2 दिखाई दिया और 200 दिखाई दिया, मैंने 2 से 2 उड़ा दिया, बचा क्या, 100 बचा। ठीक है, और ये 80 था, 80 को मैं यहां डिवाइड पे लेकर के आ गया, 0 से 0 काटा, 1/8 होता है 0.125, है ना, कितना होता है 0.125। इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा, 1.25। अब ये जो 1.25 है ये 1 प्लस म्यू के बराबर है, मतलब 1 से 1 को उड़ाऊंगा, आंसर कितना आएगा, 0.25। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.25, दैट इज आंसर ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है। अब देखो गाइस, यहां पर आप लोगों से जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, 99% स्टूडेंट का आंसर होगा causes a specified permanent deformation in a material usually 0.1% और less, राइट। ये आंसर गलत है, घनघोर गलत आंसर है, ये इसका आंसर नहीं होगा। अगर ये इसका आंसर नहीं होगा तो फिर क्या आंसर होगा वो देखना है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये क्यों गलत है, क्योंकि इसमें जो 0.1% लिखा है ये 0.1% नहीं होता है, ये होता है 0.2%, इसलिए ये गलत है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, इज द सेफ स्ट्रेस, ये भी गलत है। हाँ, क्वेश्चन में ये ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है दैट इज यूज्ड इन द कनेक्शन विद एक्सेप्टेंस टेस्ट फॉर मटेरियल्स, ये बिल्कुल सही बात है प्रूफ स्ट्रेस के लिए। आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एन एमॉर्फस रॉड ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट वुड एग्जिबिट। अब देखो एमॉर्फस मटेरियल, यूजुअली जब हम एमॉर्फस रॉड के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे ये वाली बात पता है कि एमॉर्फस का मतलब क्या होता है, ब्रिटल इन नेचर। क्या होता है मेरे लाल, ब्रिटल। अगर कोई भी मटेरियल ब्रिटल है तो क्या उसमें एक स्ट्रेट लाइन आएगी ये यहां पर देखो इन्होंने बोला है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में फॉर एमॉर्फस मटेरियल ड्यूरिंग द टेंसाइल टेस्ट वुड बी, अगर टेंसाइल टेस्ट हो रहा है तो क्या वहां पर एक स्ट्रेट लाइन आएगी एमॉर्फस मटेरियल के लिए, क्या पैराबोला आएगा, क्या सडन ब्रेक आएगा, या फिर नन ऑफ द अबव होगा। तो देखो गाइस, यहां पर जब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाऊंगा, राइट, अब ये क्या है, यहां पर होता है स्ट्रेस, यहां पर होता है स्ट्रेन। अब देखो इसको थोड़ा सा फील करना, अगर फील कर ले गए तो आंसर दे दोगे। यहां पर इस तरीके का जो डायग्राम बनता है जहां पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जो हम देखते हैं, ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये वाली चीज हम जो देखते हैं, ये देखते हैं बेसिकली जब आप लोगों का मटेरियल क्या होता है, प्योर ब्रिटल मटेरियल होता है ना। प्योर ब्रिटल मटेरियल पे इलास्टिसिटी तो होती है, प्लास्टिसिटी नहीं होती, प्लास्टिक बिहेवियर पे आकर के वो सडन ब्रेक होता है। तो यहां पर देखा जाए तो इसका जो डायग्राम होगा वो ऐसा ना बन करके कैसा बनेगा वो देख लो, इसका डायग्राम ऐसा ना बन के बेसिकली ऐसा बनेगा, ऐसा, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा कर्व आ जाएगा। अगर कर्व आ गया
तो स्ट्रेट लाइन हो नहीं सकती। पैराबोला तो आंसर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं है। इसमें एक आ रहा है स्ट्रेट लाइन और एक आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, अ सडन ब्रेक। अब बेसिकली जब भी कभी मैं देखूंगा यहाँ पर एमॉर्फस मटेरियल के लिए, तो एमॉर्फस रॉड जो होगी उसमें एक हल्की सी स्ट्रेट लाइन तो दिखती है, लेकिन सडन ब्रेक वाला आंसर मुझे ज्यादा सही लग रहा है। तो इसमें याद रखिएगा कि अगर आप लोगों के पास इस तरीके से ऑप्शन आए तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। और सेकंड नंबर की प्रायोरिटी आप किसको देंगे? सेकंड नंबर की आप देंगे ऑप्शन नंबर ए को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग that the elastic stress strain behavior of a material having Poisson's ratio 0.5। अब देखो 0.5 के लिए जो इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए? तो 0.5, क्या सही क्वेश्चन है यार, मतलब जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है ये वाला। पॉइजन्स रेशियो 0.5 किस किस मटेरियल का होता है पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए, और जो मटेरियल तुम्हें पता है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पता होना चाहिए, तब जाकर के तुम इसका आंसर निकाल सकते हो। तो गाइज यहाँ पर आंसर लीनियर हाँ नहीं होगा, इसका आंसर होगा नॉन लीनियर। अभी क्यों नॉन लीनियर बोला मैंने, नॉर्मल कर्व या प्लास्टिक नहीं बोला? इसका आंसर बताता हूँ। नॉन लीनियर कहने का मतलब है स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगी, है ना। अब 0.5 किस किस मटेरियल का होता है? रबर हो गई, ठीक है, क्ले हो गया, पॉलीमर हो गया। इन सब का अगर तुम बनाना चाहते हो डायग्राम ऑल तो बना लो, लेकिन इनमें आप लोगों को नॉन लीनियर ही आप लोगों को जो रिलेशनशिप है, बिहेवियर है, वो देखने के लिए मिलेगा। आई बिलीव आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है दैट एलोट्रॉपिक मटेरियल्स या फिर एलोट्रॉपिक मेटल्स क्या होते हैं। देखो गाइस, एलोट्रॉपिक मेटल्स के बारे में आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोग आयरन को देखते हो, ठीक है, टिन को देखते हो, है ना। तो क्या होता है गाइस, ये जो हम लोगों ने आयरन के बारे में बात करा, तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, आप लोगों ने अल्फा आयरन सुना होगा, आप लोगों ने गामा आयरन सुना होगा, आप लोगों ने डेल्टा आयरन सुना होगा। तो ये क्या है? ये एक ही मटेरियल है, लेकिन एक ही मटेरियल के अलग अलग रूप हैं, और ये अलग अलग रूप कब आ रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आ रहे हैं। यही तो एलोट्रॉपी है। एक ही इंसान अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग जगह पर अलग अलग बिहेवियर के साथ अगर शो हो रहा है, तो उसको हम लोग एलोट्रॉपिक मेटल बोलते हैं। आप भी तो एलोट्रॉपी हो, अपने पापा मम्मी के लिए बेटे हो, अपने भाई बहन के लिए भाई हो, अपने दोस्तों के लिए हो, ठीक है, अपने कुछ ज्यादा ही करीबी दोस्तों के लिए जो रात में हेलो हाँ कैसी हो होता है, उसके लिए कुछ और हो। तो आप भी तो एलोट्रॉपी फील करा रहे हो। एक ही मटेरियल हो, अलग अलग जगह, अलग अलग टेम्परेचर सिचुएशन में अलग हो जा रहे हो, हैं? तो एलोट्रॉपी यही तो है, अल्फा आयरन, गामा आयरन, डेल्टा आयरन, ठीक है। अब एलोट्रॉपी का ऑप्शंस देख लेते हैं। कैन एग्जिस्ट इन द मोर देन वन टाइप ऑफ द लैटिस स्ट्रक्चर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। आंसर ऑप्शन नंबर ए। पहले ही पढ़ते आंसर आ गया, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ओके, क्वेश्चन कह रहा है डैश इज द कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्सॉर्ब एनर्जी। एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, वेरी गुड, ओके। when it is elastically deformed and then upon unloading to have this energy recovered, मतलब कि इलास्टिसिटी तक है, मतलब रेजिलियंस के बारे में बात कर रहा है। तो रेजिलियंस इसका आंसर होना चाहिए। टफनेस होगा नहीं, टफनेस अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा नहीं, रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस। वाह, क्या बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त सा क्वेश्चन दिया इन्होंने। भैया बोल दिया है कि ये प्रूफ रेजिलियंस होगा या फिर रेजिलियंस होगा। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा रेजिलियंस। अब आप बोलोगे सर प्रूफ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर सिर्फ कैपेसिटी लिखा है, प्रूफ के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी होनी चाहिए मेरे लाल। अगर मैक्सिमम वर्ड नहीं है तो तुम यहां पर काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्ड होता द मैक्सिमम कैपेसिटी, तब तुम बोलते प्रूफ रेजिलियंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ओके, क्वेश्चन कह रहा है डैश इज द कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्सॉर्ब द एनर्जी व्हेन इट इज, अरे यार ये तो सेम क्वेश्चन है, चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो एरिया है
वो क्या कह रहा है, अप टू द रप्चर पॉइंट इज नोन एज, वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात क्या बात, मतलब अप टू द रप्चर पॉइंट पहुंच गया है, और रप्चर पॉइंट पे जो पहुंचता है वही तो टफनेस कहलाती है। और एरिया अंडर पूछा है तो मॉडुलस लगा देना मेरे लाल, तो इसका आंसर प्रूफ रेजिलेंस काट दो, मॉडुलस ऑफ टफनेस, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आज 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 आ गया। Okay. The question is saying that the ratio of the transverse contraction strain, okay, to the longitudinal extension strain in the direction of the stretching force within elastic limits for a homogeneous material is। अब देखो भाई साहब, सबसे पहले इन्होंने क्या बोल दिया, होमोजीनियस मटेरियल बोल दिया। इन्होंने क्या बोल दिया, ट्रांसवर्स कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेन। ट्रांसवर्स मतलब कि लैटरल, कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटा हो रहा होगा, ठीक है। और यहां पर इन्होंने दिया है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, मतलब जब तुम किसी एक मटेरियल को खींचोगे तो दो जो उसके पैरामीटर्स हैं वो कम हो जाते हैं, लेंथ बढ़ाओगे हाइट ऑफ इट कम होगी, मतलब ये पॉइजन्स के बारे में बात कर रहा है। आंसर हो जाएगा पॉइजन्स रेशियो, ऑप्शन नंबर डी। देखते ही आंसर आएगा मेरे लाल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स कॉन्ट्रैक्शन, यार ये कॉपी मतलब कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है डेट्रीमेंटल प्रॉपर्टी, डेट्रीमेंटल, क्या बात है क्या बात है, डेट्रीमेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल फॉर अ शॉक लोड अप्लाइड इज। अब देखो गाइस, डेट्रीमेंटल मतलब होता है टूट जाना, बिखर जाना, है ना। बिखरना मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक बहुत, तुम लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा, बहुत हैवी बंदा दिख रहा है, बहुत जबरदस्त सा बंदा दिख रहा है, और हीरो आता है, एक मुक्का लगाता है और वो ऐसे खड़े हो गए ऐसे गिर जाता है, राइट। दैट इज अ डेट्रीमेंटल प्रॉपर्टी। दिख रहा है मजबूत है नहीं, है ना। ओके, द डेट्रीमेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल फॉर अ शॉक लोड, वही थप्पड़, है ना। एप्लीकेशन इज हाई डेंसिटी ना, लो टफनेस सही है, हाई स्ट्रेंथ ना, लो हार्डनेस ना, आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो हार्डनेस को मैंने ताला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हार्डनेस होता है जब तुम कोई भी चीज स्क्रैच कर रहे हो, आइडेंट कर रहे हो, कुछ चुबा रहे हो, तब तुम हार्डनेस देखते हो। जब शॉक लोड की बात होती है, इंपैक्ट लोड की बात होती है, सडनली अप्लाइड लोड की बात होती है, तब तुम टफनेस पर ही जाते हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, लो टफनेस लगाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है यार ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये बहुत बार वैसे ही दिख रहे हैं, राइट। लो टफनेस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं फॉर एन आइसोट्रोपिक होमोजेनियस एंड लीनियरली इलास्टिक मटेरियल विच ओबेज हुक्स लॉ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट इज। ठीक है, अब देखो आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस और लीनियरली इलास्टिक मटेरियल है, तो इन सब में आप लोगों को क्या मिलेगा, 1 2 3 6, क्या होगा इसका आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि इसका आंसर होगा 3, 3 पे ताला लगा के काट देना, ये आंसर नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो अगर होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक बस बोलता तो एक बार के लिए तुम इसमें इंडिपेंडेंट में 3 लगा देते, लेकिन इन्होंने लीनियरली इलास्टिक भी बोल दिया है, इसलिए अब इसका आंसर 3 नहीं 2 लगाना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमारे 3 क्वेश्चन थे ऐसे जो कॉपी हुए हैं, राइट, मतलब कॉपी मतलब सेम आ गए, टेंशन नहीं लेने का, उनको भी करा देंगे। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन अकर्स व्हेन। अब देखो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब क्या होता है, किसी एक जगह पे इकट्ठा हो जाना, है ना। जब कोई भी चीज एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाए तो उसे कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं ना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो करो, पूरा दिमाग यहाँ पर लगाओ, तो तुम सब कुछ एक ही जगह पे इकट्ठा कर रहे हो। तो जब तुम किसी भी चीज में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, अब कह रहे हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक ही जगह पे स्ट्रेस बढ़ता हुआ जाए, ऐसा है इसका कहने का मतलब। ये कब होता है, अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव स्ट्रेस, a body is subjected to unidirectional stress, a body is subjected to fluctuating stress, a body is subjected to non-uniform stress distribution। आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखो इसमें मुझे ये वाला भी सही लगा था, एक्सेसिव स्ट्रेस, लेकिन एक्सेसिव स्ट्रेस से ये कहीं पे भी साबित नहीं हो रहा है कि ये एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। लेकिन जब इन्होंने बोल दिया नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होता मतलब हर जगह एक जैसा किया है, अब नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जगह इतना सा एक जगह इतना सारा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यहां पर आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है स्टील रॉड ऑफ द डायमीटर 1 सेंटीमीटर
1 meter long is heated from 200 degree centigrade, its alpha, that is thermal expansion, is 12 into 10 to the power minus 6 per Kelvin and E is 200 giganewton per meter square. If the rod is free to expand, okay, then the thermal stress developed will be. अब देखो free to expand लिखा है, thermal stress पूछा है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 0। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी द 0 आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा था फेलियर क्राइटेरिया, ओके, फेलियर क्राइटेरिया फॉर डक्टाइल मटेरियल इज बेस्ड ऑन। देखो गाइस, आप सभी लोगों को बता दूं, एज अ डिजाइन इंजीनियर हम सब जो डिजाइनिंग करते हैं वो करते हैं यील्ड पॉइंट पे। लोअर यील्ड पॉइंट हमारा बेसिक पॉइंट होता है, क्योंकि उसके बाद मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है, और परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब हमारे लिए मटेरियल फेल हो चुका है। तो अगर ऐसा कभी हो तो हमेशा याद रख लेना यील्ड पॉइंट पे आंसर होगा। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, शियर, अल्टीमेट काट दो, यील्ड पॉइंट पे आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन आपके आता हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है फेलियर, ओके, फेलियर ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड फटीग व्हेन इट फेल्स। अब देखो कह रहा है एक मटेरियल है जो फटीग की वजह से फेल हो रहा है। अगर फटीग की वजह से मटेरियल फेल होगा तो क्यों होगा? जब भी कभी आप लोगों की साइक्लिक लोडिंग होती है, जब भी कभी आप लोगों की वेरिएबल लोडिंग होती है, उस समय मटेरियल फेल होता है। लेकिन मटेरियल कभी भी परमानेंट डिफॉर्मेशन से फेल नहीं होता है। मटेरियल आप लोगों का जो फेल होगा वो होगा जब भी कभी आप लोग इलास्टिक लिमिट के अंदर रहोगे। मे बी एंड्योरेंस लिमिट से इलास्टिक लिमिट के बीच में फेल होने लग जाता है। इसका आंसर होगा एट इलास्टिक लिमिट, बिलो इलास्टिक लिमिट सही है, एट यील्ड पॉइंट गलत है, बिलो यील्ड पॉइंट सही है। आंसर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों करेक्ट है। लेकिन इनमें से अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना हो तो फर्स्ट होगा यील्ड पॉइंट का और सेकंड प्रायोरिटी होगी आपकी इलास्टिक लिमिट की। ठीक है, तो अगर इन दोनों ऑप्शन दिए तो पहला लगाना, और अगर दोनों में से कोई एक दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है उस पर लगा देना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ द वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो इज 0, 0 किसके लिए होती है? कॉर्क के लिए होती है। ठीक है, देन इट मींस दैट, इसका मतलब क्या है? मटेरियल इज रिजिड। बहुत सारे लोग कहते हैं मटेरियल इज रिजिड, ये वाली बात। ठीक है, मैं बोलता हूं ठीक है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ठीक है। और भी ऑप्शन देखो, द मटेरियल इज परफेक्टली प्लास्टिक, गलत है, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए नहीं होता। देयर इज नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द मटेरियल, गलत पॉइंट है। नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहने का मतलब क्या हुआ? अब एक चीज समझना, जब मैं पॉइजन रेशियो के बारे में बात करूंगा तो ये क्या होता है? लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर मैंने यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू को 0 कर दिया, नो मतलब 0, तो 1/0 कितना हो जाता है? 1/0 हो जाता है इनफाइनाइट। तो मतलब म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द मटेरियल इज इनफाइनाइट। अब मैथमेटिकली देखा जाए तो ये करेक्ट है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनफाइनाइट अगर हो गया ना तो उसका कहने का मतलब है पॉइजन रेशियो 0 हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, तुम ये देखो ना, अगर मैं देखूं तो लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू मैं मान लेता हूं x है, x अपॉन इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट इज व्हाट? 0 ना। तो इसलिए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे लाल, राइट। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि ऑप्शन नंबर ए लगाओगे आप सर कि मटेरियल इज रिजिड, या फिर ऑप्शन नंबर डी लगाओगे मटेरियल इज हैविंग इनफाइनाइट लेंथ, तो क्या लगाओगे? तो मैं मैथमेटिकली ऑप्शन नंबर डी के साथ जाऊंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है द रेशियो ऑफ द लीनियर स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेस। अब लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यंग्स मॉडुलस बोलेंगे। लगा दो ताला, कहां लिखा है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ताला लगाओ ऐसे और ऐसे काट दो। घनघोर गलत आंसर है मेरे लाल। अरे पढ़ तो लो क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है लीनियर स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। भैया क्वेश्चन में स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस कह रहा है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन नहीं कह रहा है। तो आंसर में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मत लगा दियो, आंसर गलत हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शंस। आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज हैं सारी डायरेक्शन में। इन्होंने एक पॉइंट लिखना भूल गए, एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। ठीक है,
अगर एट अ पॉइंट वाली बात करें तब जाके इसका आंसर क्या होगा, आइसोट्रोपिक मटेरियल। अगला क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो फॉर द स्टील रेंजेस फ्रॉम। देखो स्टील एक तरीके का मेटल है और मेटल के लिए जो वैल्यू आती है वो कहां से कहां तक जाती है, 1/4 से लेकर के 1/3 तक, मतलब 0.25 से लेकर के 0.33 तक इसकी वैल्यू जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो मतलब मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने 30 मिनट के अंदर ही ये सारी की सारी चीजें सॉल्व कर ली, 30 क्वेश्चन है ना। तो आई गेस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिखाया है और आप लोगों को मजा भी आया होगा। तो गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को इस तरीके की जो सीरीज है जिसमें मैं 30 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में कराने वाला हूँ, ये सीरीज आप लोग जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सब क्वेश्चन कराऊंगा, उनके कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। ये आप लोगों के लिए बेस्ट होगा रिविजन के लिए, या आप लोगों के लिए बेस्ट होगा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करने के लिए। अब अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना और एक कमेंट जरूर छोड़ना कि ये जो 30 क्वेश्चन थे, चलो 27 मान लो, 27 क्वेश्चन ही थे, इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किए। देखो सही तो बहुत सारे किए होंगे ये पता है, 2 3 4 इसी तरीके से गलत हुए होंगे। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो जरूर बताना, और जो सेशन था वो अगर अच्छा लगा हो तो एक गुलाबी दिल के साथ कमेंट जरूर छोड़ना। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल, सायोनारा।